हेलो बच्चों, अब हम आवेश के बारे में देख चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जब तक हमने बात कर ली, उसके आगे हम आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्म हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहला है आवेशों का जो योग है, अर्थात जिसको हम क्या बोलेंगे, आवेशों की योज्यता। नाम से अलग अलग लग रहा है, यहाँ मतलब है योग करना। इसका मतलब क्या है? योग करना। बच्चों, हम जानते हैं कि एक आवेश एक अदिश राशि है। पहली बात हम जानते हैं आवेश क्या है। आवेश एक अदिश राशि है। जब आवेश अदिश है तो इनको जोड़ने में ध्यान रखना है। जैसे हम मैथमेटिक्स में नंबरों को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, 2 - 3 तो हमारे पास आ गया 2। तो ये जो जोड़ने की विधि है, जैसे हम किसी भी संख्या को एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं कि 3 + 2 = 5। अगर मैं बोल देता 2 + -3 क्या हो जाएगा? 2 में -3 जोड़ो तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ आएगा 2 - 3 = -1। क्या आ जाएगा? 2 में से -3 जाएगा तो -1। ये जो हम गणित में जोड़ते हैं वही विधि हमें यहाँ काम में लेनी है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो भी निकाय है, आवेश अदिश राशि हो गया, जो भी निकाय है, कोई भी निकाय हो, किसी भी निकाय में जो आवेश हैं वो निकाय के सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। निकाय मतलब कोई भी निकाय हो, उस निकाय में चाहे कितने भी आवेश हो, उन सब आवेशों को यदि हम जोड़ देते हैं वही क्या कहलाएंगे? उस निकाय के कुल आवेश कहलाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा, जैसे मैथमेटिक्स में हम जोड़ते हैं वैसे यहाँ भी जोड़ना है। जैसे हम मैथमेटिक्स में जोड़ के आए हैं वैसे हमें यहाँ भी जोड़ना है। महत्वपूर्ण बात क्या है? आवेश में जब भी हम आवेश को जोड़ेंगे, आवेशों का योग करते समय सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है चिन्हों का। अगर धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह लेना है, आवेश ऋणात्मक है तो माइनस का चिन्ह लेना है। जोड़ना सबको है। तो आवेश का योग करते समय चिन्ह जो हैं, जो भी चिन्ह है, विशेष ध्यान रखें आप। चिन्हों का क्या करेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे तो ही काम होगा। एक उदाहरण लेते हैं कि आवेशों को कैसे जोड़ना है। एक उदाहरण लेते हैं आवेशों को कैसे जोड़ना है। देखो, मैंने कहा कोई भी निकाय था, उसमें प्लस का 3 क्यू, प्लस का 5 क्यू, माइनस का 4 क्यू, ये आवेश हैं उसके पास कुल। क्या क्या? प्लस का 3 क्यू, प्लस का 5 क्यू, माइनस का 4 क्यू। अब हमें करना क्या है? जोड़ना है। तो मैंने पहली बात तो क्या बताई, किसी भी निकाय में आवेशों को जोड़ोगे तो आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, वही उस निकाय के कुल आवेश होंगे। दूसरी बात क्या बोला? चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। प्लस का चिन्ह है प्लस लगाओगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाओगे। जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो क्या आएगा? प्लस का 3 क्यू,
प्लस का 5q प्लस में क्या जुड़ेगा माइनस का 4q, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3q प्लस का 5q प्लस माइनस माइनस का 4q। अब प्लस के कितने हो गए 5 और 3 8q, 8q तो हो गए प्लस के और माइनस के कितने हो गए 4q, तो आवेश क्या आ जाएगा प्लस का 4q, आवेश क्या हो जाएगा प्लस का 4q। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में सभी नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे हमें यहाँ भी जोड़ना है, हमें यहाँ भी पता रखना है कि चिन्ह प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। तो ये हो गया किसकी बात कर लिए हम, आवेशों की योज्यता, अर्थात आवेशों का योग कैसे किया जा सकता है, आवेशों को कैसे जोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ हम ध्यान रखेंगे कि यदि वस्तु पर शून्य आवेश है तो वस्तु क्या होगी उदासीन होगी। तो ध्यान देने की बात क्या हो गई कि अगर वस्तु पर क्या हो आवेश क्या हो शून्य, अगर हमने यह जोड़ा प्लस का 4q है इसकी जगह क्या आ जाता 0 आ जाता, तो वहाँ वस्तु तो लिख देते हैं यदि वस्तु पर आवेश शून्य होते हैं तो वस्तु उदासीन होती है। शून्य मतलब जितने प्लस उतने ही क्या हो जाए माइनस। जैसे अभी यहाँ आया हमारे पास तो माइनस का 4q होता और प्लस का 4q होता, या जैसे 3q प्लस 5q 8q हो गया, वैसे ही माइनस के भी कितने होते 8q होते, वो क्या हो जाता। कहने का मतलब जैसे प्लस का 3q प्लस का 5q और माइनस का 8q ये आवेश होता, तो हम इनको जोड़ते तो क्या आता 8q प्लस का और माइनस का भी क्या आ जाता 8q, रह क्या आ जाता 0। तो अगर आवेशों का योग 0 हो या किसी भी वस्तु में जितने भी आवेश हो वो कितने हो 0 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे उदासीन कहेंगे, वो उदासीन की श्रेणी में रहेगा। अब बात करते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वांटीकरण को हम ऐसे समझते हैं कि हम किसी भी शॉप पे गए, मोबाइल शॉप पे चले गए, मोबाइल शॉप पे गए, हमने उसको कहा कि हमें एक मोबाइल चाहिए। क्या कहा हमने उसको एक मोबाइल चाहिए, फिक्स हो गया। हम ये भी कह सकते हैं हमें 2 मोबाइल चाहिए, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम बोल सकते हैं हमें 3 मोबाइल चाहिए। पहले मैंने बोला हमें 1 मोबाइल चाहिए, ज़्यादा चाहिएंगे तो 2 चाहिएंगे, और चाहिएंगे तो 3 चाहिएंगे, और चाहिए तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। और अब मैं इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा हूँ, एक तो एग्जाम्पल दे दिया मोबाइल की शॉप पे गए, हमने कहा 1 मोबाइल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। ऐसे ही हम किसी किराना की शॉप पे गए, हमने कहा हमें 1 किलो चीनी चाहिए, हमें 1.25 किलो चीनी चाहिए, हमें 1.5 किलो चीनी चाहिए, हमें 1.25 किलो चीनी चाहिए, हमें 2 किलो चीनी चाहिए, कह सकते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि उस मोबाइल वाले को कि मुझे तो 1.25 मोबाइल चाहिए, मुझे 1.5 मोबाइल चाहिए, मुझे 1.25 मोबाइल चाहिए, मुझे 1.25 मोबाइल चाहिए। 1 मोबाइल मांग सकते हो, 2 मांग सकते हो, 3 मांग सकते हो, लेकिन चीनी खरीद रहे हो वहाँ आप 1 किलो चीनी भी ले सकते हो, 1.25 किलो भी ले सकते हो, 1 किलो 100 ग्राम भी ले सकते हो, 1.5 किलो भी ले सकते हो, 1.25 किलो भी ले सकते हो। ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं तो हम 1 रोटी भी ले सकते हैं, 1 रोटी का हल्का सा पार्ट भी ले सकते हैं, आधा रोटी भी ले सकते हैं, आधे से कम रोटी भी ले सकते हैं। तो क्वांटीकरण का मतलब है कि हम जो चीज़ लेंगे वो एक पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कभी 1.5, 1.2, 1.5, 1.7 ऐसे नहीं लेंगे।
मोबाइल शॉप पे बात कर रहे हैं वही बात करेंगे, 1 2 3 4 5। चीनी खरीदे वो बात नहीं करेंगे। क्वांटीकरण का मतलब अगर इस बात को समझ गए तो क्वांटीकरण समझ में आ गया। देखो कैसे, ये एक वस्तु है मेरे पास, ये कोई वस्तु है जिसका मैंने अभी एक परिभाषा लिखवाई थी आपको, उदासीन। और उदासीन बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात कर लो, 11 प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वस्तु उदासीन वस्तु है, इसको हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसको हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन हमने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया इसके पास, अब उदासीन थी मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। वो कितना, एक। इलेक्ट्रॉन कैसा, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित। हमने 11th में पढ़ा है जो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही जो प्रोटॉन पे आवेश होता है, जो प्रोटॉन पे हम आवेश की बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस पे पाया जाएगा, प्रोटॉन पे आवेश, प्रोटॉन पे। ये किस पे हो जाएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात कर रहे हैं मैंने इसको इलेक्ट्रॉन एक दिया, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। यहाँ कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। यहाँ कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। क्या हो गया, यहाँ आवेश जो आया उसको हम बोलेंगे, यहाँ आ गया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक दिया था, फिर हमने इसको एक और दे दिया। अब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब एक इलेक्ट्रॉन जब आवेश ला रहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 कितना लाएगा, तो हम कहेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने कह दिया 3 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3। माइनस का आएगा ये 3, तो माइनस का 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक आया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 आया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3 आया 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही 4 आएगा, 4 से कर देंगे, 5 आएगा 5 से कर देंगे, 6 आएगा 6 से कर देंगे, करते जाएंगे। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी वस्तु पर। ये बात किसकी है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेश आता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेश आता है। अगर इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, दे रहे थे तो ले भी तो सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हमने पढ़ा है पीछे, इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो क्या आएगा, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा आएगा, धनावेश आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है, धनावेश आएगा, और वो कितना आएगा, 1 प्लस का आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कब, जब क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें। यहाँ क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वस्तु पे चार्ज आएगा, वो धनात्मक चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कितना आएगा, एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, 2 निकाल लिए तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था
एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, वो कमी तो हो जाएगी, तो उस कमी वहाँ प्रोटॉन बोलते हैं हम कि जो कमी हो रही तो वहाँ धनावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन आ रहा है वहाँ, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 गए तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बात हो गई। एक की बात किए, इलेक्ट्रॉन आया तो ये वाली स्थिति आई, 2 आया, 3 आया, अगर निकाल रहे हैं तो ये वाली स्थिति आ गई। तो यहाँ से अब क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ चुके हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कभी भी आपको, ना हमने ये कभी पढ़ा, ना कभी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा 1 मोबाइल लो, 2 लो, 3 लो, आधा, 1.5, सवा मोबाइल नहीं ले सकते। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या आधा इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं? क्या हम सवा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? क्या हम सवा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? ये संभव नहीं है, ये कतई नहीं हो सकता है। आधा एक दे सकते हैं, आधा नहीं दे सकते, आधा नहीं ले सकते, सवा नहीं दे सकते, ना सवा ले सकते। तो नहीं ले सकते, ना ही दे सकते जो पॉइंटों में है। मतलब क्या हो गया, जो भी आवेश आएगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। जो भी संख्या आएगी वो एक पूर्ण संख्या आएगी। कोई भी, चाहे 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ, 10 आओ, अनंत आओ, आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। तो समझ जाओ बच्चों, आवेश बराबर, आवेश बराबर क्या बोलेंगे कि आवेश जो आया है वो कोई ना कोई एक संख्या के रूप में आया है। यहाँ 1, 2, 3 चल रहा था, जिसको हम बोलते हैं n। क्या बोलेंगे? n। अब देखो n के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके बताया कि इसको 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ भी वही संख्या है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। चेंज किस में है? कभी माइनस का चिन्ह आता है, कभी प्लस का आता है। इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस, प्रोटॉन आता है तो प्लस। तो चिन्ह प्लस का या माइनस का, चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का या माइनस का। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश को हम किससे लिखते हैं? Q से। चिन्ह कहाँ का आ जाएगा? प्लस माइनस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश था, प्रोटॉन आएगा तो वो भी बस चिन्ह तो है। अगर प्रोटॉन की बात आएगी तो ये चिन्ह कहाँ का आ जाएगा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी तो चिन्ह कहाँ का आ जाएगा? माइनस का। तो यहाँ ये जो n है, ये n 2 चीज़ें समझा गया। एक तो क्या समझा गया, ये एक पूर्णांक के रूप में आएगा। n सदैव पूर्णांक होगा। n क्या होगा? सदैव पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक। पूर्णांक नहीं होता, मतलब पूर्णांक नहीं लिखते तो क्या हो सकता था वहाँ कि 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। तो n तो क्या होगा? हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। दूसरी बात, n क्या है? यहाँ n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। ई क्या है? आवेश। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो आवेश की वैल्यू आई है 1.6 × 10⁻⁻19, ये जो मिलीकन का प्रयोग था तेल बूंद विधि, वहाँ से उनके जो प्रेक्षण लिए थे वहाँ से निकल के आया था कि जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो जब हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि आवेश का जो क्वांटीकरण है वो हमेशा Q = N ही होता है, लेकिन वो हमेशा किसी भी एक पूर्णांक के रूप में आएगा, कभी भी आधी संख्याओं के रूप में नहीं आएगा। ये चीज़ अच्छे से समझ गए। जब हम इसकी बात कर लिए तो हम कुछ निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये जब हमने समझ लिया तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश, कोई भी वस्तु हो,
किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दूसरी बात, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसको ही क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसको ही क्या बोला जाता है, आवेश का क्वांटा बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाएगा, आवेश का क्वांटा। फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस माइनस एन ई हो गया। क्यू इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। यह आ गया क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई। हमने आवेश का क्वांटीकरण देख लिया। अब आगे हम देखते हैं आवेश का संरक्षण। आगे हम किसकी बात करेंगे, जो आवेश है, आवेश का उसका संरक्षण। संरक्षण की बात हमने की है पिछली क्लासों में भी, 11th में भी की है। संरक्षण क्या होता है, वहाँ हमने पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया, ऊर्जा संरक्षण देखा है, संवेग संरक्षण देखा है। तो जो संरक्षण की बात आती है वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ऊर्जा संरक्षण आया तो वहाँ देखते हैं कि हम न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है, नियत है। ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो नियत है। हम क्या कर सकते हैं, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या नाम दिया, ऊर्जा संरक्षण नियम। अब किसकी बात कर रहे हैं, आवेश का संरक्षण। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या है, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या है, एक नियत है। जो ब्रह्मांड में आवेश है वो क्या है, नियत है। केवल हम बदल सकते हैं, इनको स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए देखो, हमने देखा था प्रयोग कि एक कांच की छड़ थी। हमने देखा था कि ये कोई कांच की छड़ है और ये कोई रेशम का कपड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं, आवेश के संरक्षण की। हमने क्या करवाया था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया था। अब हमने जब इसको घर्षण करवाया तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं किसको, रेशम के कपड़े को। मान लिया यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या मान लिया हमने कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 4 धनावेश आ जाएंगे। जब हमने रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को घर्षण करवाया तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ। एक एग्जाम्पल है, 4 ही नहीं, कुछ ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब वहाँ गए तो यहाँ क्या आ गए, 4 धनावेश। अब इन दोनों की एक साथ बात करो। जब हम इन दोनों की एक साथ बात करते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन हमने उत्पन्न किया है, नहीं। वो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये पहली कौन सी स्थिति थी, उदासीन स्थिति। ये भी उदासीन स्थिति में था और ये भी क्या था, उदासीन स्थिति में। अब क्या हुआ, इसके पास 4 धनावेश आ गए, इसके पास 4 ऋणावेश आ गए। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास 4 प्रोटॉन आ गए। इन दोनों की बात करो तो हम क्या देखेंगे कि दोनों को मिलाकर, हम दोनों की मिलाएं तो क्या कोई आवेश उत्पन्न हुआ है, नहीं। इस पे तो देख लिया 4 आ गया, लेकिन टोटल करो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर 4 धनावेश आया है मतलब 4 माइनस के आए हैं तो 4 प्लस के भी हैं, क्या रहा, 0। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। यहाँ क्या हुआ, संरक्षण। स्थानांतरित तो कर दिया, लेकिन दोनों की बात करते हो तो हमने उत्पन्न नहीं किया है। दोनों को एक साथ मिला के देखोगे तो 4 ऋणावेश है, 4 धनावेश है, वापस वही 0 रह गया। 4 ऋणावेश और 4 धनावेश, वही 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश संरक्षण किसको कहेंगे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव नियत है या नियत रहते हैं। क्या हो गया, इसको ही क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण। इसको ही क्या कहेंगे हम, आवेश संरक्षण। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है उनकी बात करें तो कुछ अलग स्थिति आती है, वहाँ भी आवेश संरक्षण होता है। वो कैसे, देखो ये कोई नाभिक है परमाणु का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके बाहर क्या है, वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। मान लिया इसके बाहर क्या है, वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। अब हम मान लें सोडियम की बात कर लो कि मान लो वहाँ प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। सोडियम की बात करें तो वहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है उनमें बच्चों क्या होता है, जो ये न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाता है। किसके रूप में टूट जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाता है। तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन पे आवेश है वो अभी देखा है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बात कह रहे थे कि अभी तो सर आप इसको कोई आवेश नहीं बता रहे थे इस पे, तो बात वही है, अभी भी वही आएगी। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। क्या हुआ, कुछ नहीं, वो ही जीरो रह गया वापस। अगर नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन टूटता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर टूट रहा है तो जितना प्रोटॉन पे आवेश है उतना इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन वो कैसा है, ऋणात्मक प्रकृति का है। वापस क्या आ गया, उदासीन स्थिति आ गई। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, केवल और केवल इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश सदैव क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। समझ गए, ये देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे जो विद्युत आवेश है उस पर गति का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे अपना टॉपिक है विद्युत आवेश पर गति का प्रभाव। देखो, जब विद्युत आवेश पर गति के प्रभाव की बात करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो वस्तु है उसके बारे में, कि उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है गति का, उसके बारे में देखेंगे। कोई भी वस्तु है, वो वस्तु गतिशील है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखने के लिए सबसे पहले देखो, कोई भी वस्तु है अगर वह विराम अवस्था में है, विराम अवस्था मतलब स्थिर है, एक ही जगह पर स्थिर है, गतिशील नहीं है, गति नहीं कर रही है, तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसके द्रव्यमान को हमने 11th में पढ़ा है m0 से या m से लिखते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान हम क्या लिखते हैं, m0 से या m0 से। पहली बात कर रहा हूं, कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है
स्थिर है, विराम अवस्था का मतलब क्या है, स्थिर। v इक्वल 0 मतलब वेग कितना है उसका 0, तो वस्तु के द्रव्यमान को m नोट से प्रदर्शित करते हैं। ये बात देखी थी हमने। और दूसरी बात देखी थी कि कोई भी वस्तु, ये बात थी स्थिर में थी, गतिशील नहीं थी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसके द्रव्यमान को हम mv से लिखा है। देखा था, कोई भी वस्तु यदि गतिशील है, हिंदी की गड़बड़ हो सकती है, कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, mv होता है, mv होता है। तो वहाँ हमने निष्कर्ष निकाला था कि अगर वस्तु गतिशील है तो अगर वस्तु का जैसे जैसे वेग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके द्रव्यमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जितने तेज वेग से वो गतिशील होगी वैसे उसका क्या होता जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा, जितना तेज गति से चलेगा। तो स्थिर अवस्था में तो क्या हो गया द्रव्यमान m नोट, और गतिशील अवस्था में क्या हो गया mv। तो क्या निष्कर्ष निकला था, वहां निकला था कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है और फिर वो गति करती है और गति में जैसे जैसे उसके वेग को बढ़ाते जाते हैं द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल m नोट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c। द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वेग का, उसके लिए सूत्र देखा था, m इक्वल होता है m नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c। m क्या है यहाँ, m है गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में वेग, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। m नोट क्या है, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। v क्या है, वस्तु का वेग। c क्या है, प्रकाश का वेग। तो हम इससे देख सकते हैं कि वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वेग को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे वेग बढ़ाएंगे वैसे वैसे द्रव्यमान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये यहाँ की बात हो गई, ये यहाँ की बात कर लिए। अब देखो, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, आवेश की, कि आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत से निष्कर्ष निकाले, बहुत से प्रैक्टिकल किए। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई भी वस्तु है उसका जो आवेश है विराम अवस्था में, एक तो वो बराबर होता है गतिशील में। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है उसके पास जितने आवेश है उतने ही आवेश जब वस्तु क्या हो, गतिशील अवस्था में हो तब होंगे। अर्थात आवेश पर, जो आवेश है उस पर उन वस्तु की वेग, अगर वेग बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान बढ़ा रहा आवेश भी बढ़ जाएंगे, उस पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आवेश जब वस्तु विराम अवस्था में थी तब जितने आवेश थे वही आवेश अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उतने जो भी आवेश होंगे वो विराम अवस्था में आवेश के बराबर ही होंगे। अर्थात विराम अवस्था के आवेश बराबर होता है गतिशील अवस्था में आवेशों के। इसी को बोला जाता है विद्युत आवेश की निश्चरता। क्या बोला जाएगा, विद्युत आवेश की
इसी को बोला जाता है विद्युत आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब क्या है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है और जब वस्तु गतिशील अवस्था में है तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आवेश में वृद्धि या कमी नहीं होती है। उसी को क्या कहा गया है, आवेश की निश्चरता कहा गया है।